चलिए मैं वापस शुरू करता हूं, आवाज नहीं आ रही थी बच्चों, ध्यान क्या दे रहे? चलिए माफी चाहूंगा, आवाज नहीं थी। मैं शुरुआत करता हूं वापस से इसी सवाल के बारे में बोलना। भाई प्रश्न पूछ रहा है हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या जिसमें 89 का भाग जाता हो। ठीक है, अब मैंने ऑन कर लिया माइक बेटा। चलिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसमें 89 का भाग जाता हो, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है बेटा। एक तरीका तो क्या है, जिसमें 89 का भाग जाता है, 4 ऑप्शन है, चारों में हम 89 का भाग दे दें। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 89 का भाग जाता हो, तो हम चारों ऑप्शन में किसका भाग दे देंगे बच्चों? 89 का। अब चारों ऑप्शन में हम लोग 89 का भाग दे देंगे 89 का, तो जो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, जिसमें भाग जाता है और जो सबसे छोटी वही आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन से आप वैसा हल कर ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसमें 89 का भाग जाता हो, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो बच्चों, इसमें 89 का भाग दे दो। बड़ी संख्या पूछता है तो लेना है 9999, 4 अंकों की। हमेशा ध्यान दें, छोटी संख्या मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये छोटी संख्या है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ऐसे। अब बड़ी संख्या पूछता है 1 अंक की, तो 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999 ऐसे। तो भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ले ली, इसमें 89 का भाग दिया, एक बार गया 89, 100 में से 89 घटाया, पीछे रहा 11, उतारा 0, एक बार भाग दिया, घटाया 89 बच्चों, पीछे रहा 21, शेष कितना रहा बच्चों? 21। ठीक है, तो 1000 में से ये शेष 21 घटाते हैं तो जो संख्या आएगी उसमें 89 का भाग पूरा पूरा जाएगा। घटाया इसमें से बच्चों 89, तो कितना आएगा? 979 आएगा बच्चों। 979 के अंदर 89 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन हमें 4 अंक की पूछी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, और ये संख्या कितनी है? 3 अंकों की। हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता हो, किसका? 89 का, वो पूछा है। ये संख्या कितने अंक की है? 3 अंक की है बच्चों। ये संख्या 3 अंक की है, 979। भैया 1000 में भाग दिया, शेष पर लिख गया 21 आया, 21 घटाया 1000 में से 979 आया, इसमें भाग तो पूरा पूरा जाएगा बच्चों 89 का, लेकिन ये 3 अंक की होगी। हमें पूछा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो जो 989 है बच्चों, उसमें हम 979, उसमें कितना जोड़ देंगे? 89। भाई 89 का भाग 979 में जा रहा है, अगली किस संख्या में 89 का भाग जाएगा? तो प्लस 89 कर देंगे बच्चों। 9, 9, 18, 8 तो असला की 1, 7, 8, 8 छोड़ा तो असला की 1068, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 1068 है बच्चों, इसमें 89 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ले ली, 1000 में 89 का भाग दिया, आया शेष फल 21, 21 हमने 1000 में से घटाया, आया 979। इसमें भैया 89 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब 89 का भाग 979 में पूरा पूरा जाता है, लेकिन ये कितने अंक की होगी? 3 अंक की। तो अब अगली कौन सी संख्या होगी जिसमें 89 का भाग जाएगा? तो इसमें जा रहा है, इससे अगली किस संख्या में भाग जाएगा? 979 प्लस 89 कर दो, अगली उस संख्या में भाग जाएगा, वो आया 1068। तो 1068 में भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, और चाहे तो आप लोग सीधा 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में 89 का भाग दे दो बच्चों। अब ये प्रश्न बड़ा आसान है। 2 क्रमागत संख्याओं का मशब पूछा, क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 15, 16, इनका मशब कितना होगा बच्चों? 1। मशब क्या होता है? वह संख्या जिसका भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो हमेशा क्रम से आने वाली संख्या है 15, 16, 17, 18, 12, 13, उनमें बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, कि वो कौन सी होगी? 1 ही होगी। जैसे 15 और 16, इसमें सबसे बड़ी किस संख्या का भाग जाएगा? 1 का। तो ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। 2 क्रमागत संख्याओं का मशब सदैव क्या होता है बच्चों? 1। और उनका लसब क्या होता है बच्चों? उनका गुणा। और वही इसका अगर हम लसब पूछें तो लसब क्या होता है? सामान्यतः उनका गुणा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 15 × 15 225, 15 240। ध्यान दे, लसब सामान्यतः उनका गुणा, मशब उनका 1 होता है। ठीक है भैया? चलिए, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये है बच्चों भिन्नों की जोड़ बाकी वगैरह है सरलीकरण। ठीक है, सबसे पहले मिश्र भिन्नों को हम लोग किस में बदलते हैं? साधारण भिन्न में। भाई भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो बच्चों, सबसे पहले मिश्र भिन्न को किस में बदलते हैं भैया? साधारण भिन्न में बदलते हैं। तिरछा गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 1 7,
बटे 2 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटे 7 इंटू 7 बटे 19 माइनस 1 बटा 2 प्लस 2। ये अब पहले गुणा हल करेंगे बच्चों, कट गया ये तो 7 से 7 कटा, 19 से 19 कटा, ये रहा 7 बटे 2 प्लस कुछ नहीं, सब कट गया, पीछे कितना रहा बच्चों 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 2। अब बटे में कुछ नहीं 1 ले लो, यहां बटे में कुछ नहीं 1 ले लो, इन सब का लसब कितना आएगा 1 और 2 का लसब, बिनों की जोड़ बाकी लसब लिया, हरों का 2 आया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से किया 7, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2 माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से किया 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से किया 4, 7 2 9, 9 4 13 माइनस 1 बटा 2 12 बटे 2। उत्तर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, आंसर इसका कितना आ जाएगा 6, बिल्कुल सही है जवाब बेटा 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या किया, मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न बदल दिया, फिर सबसे पहले गुणा को हल करते हैं, तो ये तो 19 से 19 कट गया, 7 से 7 कट गया, पीछे 1 रहा, अब यहां 1 है, 1 के बटे में कुछ नहीं 1, अब नीचे 1 और 2 है हरों में, भिन्नों की जोड़ बाकी हरों का लसब लिया 2, फिर प्रत्येक हर का भाग देकर जो माना है वो उसके अंश से गुणा किया और हल किया, तो 13 माइनस 1 बटा 2 12 बटे 2 मतलब 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा है भिन्न 7 बटा 125 का समतुल्य दशमलव क्या है। या तो आप क्या कर सकते हो, सीधे 7 में 125 का भाग दे सकते हो बच्चों, या आप क्या कर दो 7 बटा 125 है, इसको 8 से गुणा कर दो और ऊपर भी नीचे भी 8 से गुणा कर दो। अब आप कहोगे सर 8 से गुणा क्यों कर रहे हैं, अरे वो इसलिए कर रहे हैं बेटा, एक तो आप सीधा तरीका कर सकते हो बच्चों, 7 के अंदर सीधा ही भाग दे सकते हो आप 125 का, एक तरीका तो वो हो गया, और नहीं तो क्या करो ऊपर भी 8 से गुणा कर दिया, नीचे भी 8 से गुणा किया, 7 × 56 बटा नीचे 25 × 8 कितना हो गया 1000। ऐसा क्यों किया बच्चों, ताकि नीचे आप गुणा इस प्रकार करना है नीचे वाली संख्या को कि वो 10 100 1000 10,000 ऐसे 10 के गुणांक में आ जाए। ठीक है ना बच्चों, तो ऊपर भी 8 से गुणा किया, नीचे 8 से गुणा किया, तो ऊपर आ गया 7 × 56 बटा नीचे 125 × 8 1000, 56 बटे 1000 है। अब 1000 भाग में है और जीरो कितने हैं 3, भैया भाग में पॉइंट उधर जाता है क्योंकि संख्या छोटी होती है, और गुणा में पॉइंट इधर आता है, ये भाग में बटा मतलब भाग में पॉइंट उधर जाएगा, कितने अंक जाएगा जितने जीरो है, ये 56 है, ये पॉइंट यहां है, यहां से 3 जीरो मतलब 3 अंक जाएगा, 1 2 तीसरा अंक नहीं तो जीरो, फिर यहां पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो हम लेते ही हैं, तो आंसर आ गया 0.056 0.056। ठीक है, ये ध्यान दें आप। अब ये प्रश्न आसान है, M1 D1 वाला है, थोड़ी भाषा घुमाई है, बाकी सवाल आसान है। कह रहा है 21 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कोचिंग ऑन है क्या, बिल्कुल बेटा, राजस्थान में ऑर्डर आ चुका है, कोचिंग ओपन का ऑफलाइन बैचेज भी आरंभ है। कह रहा है देखो सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है, M1 D1 बराबर M2 D2। कह रहा 21 मजदूर, M मतलब मनुष्य, मैन, D यानी दिन, डे, 21 मजदूर तो 21 इंटू कितने दिन में करते हैं 25, तो M1 D1 बराबर 21 इंटू 25 बराबर, कह रहा यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो अब आदमी कितने, पहले 21 थे 14 और हो गए तो 21 प्लस 14 इंटू, अब दिन कितने लगेंगे x, दिनों की संख्या ज्ञात करनी, x मान लिया, तो 21 इंटू 25 बराबर 21 और 25 को जोड़, 21 और 14 को जोड़ लिया 35 इंटू एक्स, एक्स का मान निकालना, ले जाओ उस तरफ, 21 इंटू 25 बटा 35 बराबर एक्स, 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग 21 में दिया 15, एक्स आ गया 5 3 15। आंसर कितना आया बच्चों 15।
इसका आंसर कितना आया बच्चों? 15 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न है, घातांक का प्रश्न है बच्चों। इसमें एक नियम है, मैं 2-3 नियम लगेंगे। पहला नियम है ए की घात m कोष्टक लग के घात के ऊपर घात हो तो आधार वही रहता है और घातें क्या हो जाती है? गुणा। ए की घात m हो, कोष्टक लग के की घात n हो तो आधार वही a आता है और घातें गुणा हो जाती है। जैसे उसमें दिया है x की घात 3, कोष्टक की घात 2, तो x का x रहेगा, घातें गुणा 3 × 2 तो x की घात 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x की घात 6। यहां लिख दिया x की घात 6 इंटू x की घात 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात। अब गुणा में घातें जुड़ती है, आधार दोनों में समान है x x, तो आधार वही आता है, घातें जुड़ जाएगी। x की घात 6 + 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p। ये कितना आ गया बच्चों? x की घात 10 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p। अब भाग में घातें क्या होती है भैया? गुणा में घातें जुड़ती है, बटा मतलब भाग होता है, भाग में घातें घटती है भैया। भाग में घातें घटती थी, आगे क्या हो जाएगा? x की घात 10 - 10 बराबर x की घात p। 10 में से 10 गया, x की घात 0 बराबर x की घात p। तो यहां से आधार समान है x x, तो घातें भी समान होगी। p का मान कितना आ जाएगा बच्चों? आपके 0। p का मान कितना आ जाएगा बच्चों? आपके 0। ठीक है, p का मान कितना आएगा बच्चों? 0। 1 नहीं आएगा आंसर, आंसर इसका आएगा 0। फिर बताता हूं मैं, यहां आंसर p भैया 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। जिन बच्चों का 1 आ रहा है वो यहां देखो, लास्ट में हम लोग गलती कर रहे हैं। फिर समझे आप, वापिस समझाता हूं मैं इसको भैया। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात, तो ये मैंने नियम बता दिया। a की घातें हम कोष्टक लग के की घात n हो तो आधार वही आ गया घातें गुणा m × n। x की घात 3 कोष्टक की घात 2 है, आधार वही x, घातें गुणा होगी 3 × 2, x की घात 6 आ गया। ठीक है, x की घात 6 लिख दिया इंटू x की घात 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p। गुणा में घातें जुड़ती, 6 × 4 10 हो गया। x की घात 10 बटा x की घात 10 भाग है और आधार समान है, आधार वही आ गया, घातें घट गई 10 - 10 x की घात 0 बराबर x की घात p। तो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो p का मान कितना आएगा बच्चों? 0। यहां ध्यान दें, फिर बता रहा हूं, p का मान कितना आएगा बच्चों? 0। ठीक है, क्योंकि x की घात 0 बराबर x की घात p है, तो x x समान, घातें समान, p बच्चों 0 आएगा। ये ध्यान दें आप। ठीक है, यहां 1 नहीं आएगा, 0 आएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न अनुपात का है भैया। आंसर पिछले में 0 आएगा बेटा, आप उसको समझना। ठीक है, अब इसमें कह रहा है लड़के अनुपात लड़कियां कितना है बच्चों? 6:5। प्रश्न में दिया है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 6:5। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 100, अनुपात है, इसको बटे में लिख सकते हैं, लड़के बटा लड़कियां। अनुपात कहो चाहे बटा कहो एक ही बात है, बराबर 6/5। अब लड़कों की संख्या नहीं पता, x मान ली, लड़कियों की संख्या 180 दी है, बराबर 6/5। लड़कों की संख्या नहीं पता x, लड़कियों की संख्या 180 बराबर 6/5। ठीक है, तिरछा गुणा होगा बेटा, वज्र गुणा, तो 5 × x बराबर 180 × 6। x कितना आ जाएगा? 180 × 6/5। 5 का भाग दिया इसमें 36 बार, x आ गया 216। x कितना आया बच्चों? 216।
हमें क्या पूछा, कुल विद्यार्थी पूछा है, लड़कों की संख्या नहीं पूछी है। तो कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़कियां, तो लड़कियां 180 है प्लस लड़के 216 है बच्चों, दोनों को जोड़ दिया हमने, ये कितना हो गया 396। कितना हो गया बच्चों 396 विद्यार्थी, ठीक है 396 आएगा भैया। फिर समझें इसको, आसान सवाल है। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5 है, बटे में लिख दिया अनुपात को, लड़के बटा लड़कियां बराबर 6/5। लड़कियों की संख्या 180 है, लड़कियों की, तो भैया लड़कियों की 180 लिख दिया, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है x लिख दिया, बराबर 6/5। तिरछा गुणा होगा वज्र गुणा, तो 5 × x बराबर 180 × 6। 5 गुणा में भाग में आया, 5 का भाग 180 में दिया, 5 का भाग 18 में दिया, 3 बार 5 3 15, 18 में से 15 घटाए, फिर जरा 3 3 लिख दिया, 30 30 में 5 का भाग 6 12, ठीक है, तो 36 बार गया, 36 × 6 x आ गया 216। x ये किसकी संख्या आई बच्चों, लड़कों की, ये लड़के आए। तो कुल विद्यार्थी पूछा, मैं लड़कों की संख्या नहीं पूछी। कुल विद्यार्थी क्या होता है, लड़के प्लस लड़कियां, लड़कियां 180 दे रखी है, लड़के 216 है, टोटल जोड़ दिया, आंसर कितना आया बच्चों 396। आंसर कितना आ गया बच्चों 396, ठीक है। ये अच्छा सवाल है औसत का, ये औसत का बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है, शिक्षकों की वर्तमान संख्या पूछ रहा है। जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मान लेते हैं कि भाई शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी, तो हमने क्या कहा x। बढ़िया सवाल है औसत का, आसान लेकिन अच्छा सवाल है बेटा। ये जो सवाल आपसे नहीं होते हैं बेटा घर पे दोबारा करें, कोई बात नहीं, यहाँ टेस्ट में गलत हो जाते हैं, चलता है। हमें ये प्रयास करना है कि यहाँ जो हम छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं उन पे हम वापिस समझे, उन सवालों को वापिस घर पे हल करना, ताकि एग्जाम में हम वो गलतियां नहीं दोहराएं, ठीक है बेटा। सवाल में कह रहा है शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताए। याद रखना जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मानते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपए है, तो भैया हमने शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी मानी है, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपए बढ़ गया और औसत, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या सुनो, हम मानते हैं शिक्षकों की, या आरंभ में शिक्षकों की संख्या मानते हैं। सुनना बेटा, आरंभ में, यहां 2 बाद में कह रहा है, वर्तमान को मानना भी उचित नहीं होगा, यहां सवाल ही अलग टाइप का बन रहा है। आरंभ में शिक्षकों की संख्या, शुरुआत में शिक्षकों की संख्या मान लो कितनी है बच्चों x। भैया हमने क्या कहा, आरंभ में शिक्षकों की संख्या कितनी है x, शुरुआत में शिक्षकों की संख्या x है, तो उनका औसत वेतन 1500 है, तो शिक्षकों का, या आरंभ में शिक्षकों का कुल वेतन, आरंभ में शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाए भैया, आरंभ में शिक्षकों की संख्या मानी x, आरंभ में शिक्षकों की संख्या, शुरुआत में शिक्षकों की संख्या हमने x मानी है, और आरंभ में शिक्षकों का वेतन, औसत वेतन कितना है 1500, तो कुल वेतन हो जाएगा औसत 1500 इंटू राशियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या x, ये हो गया बच्चों 1500x, ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। अब कह रहा है 2 शिक्षक की नियुक्ति के बाद, 2 शिक्षक और आने के बाद अब शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आरंभ में x थी, आरंभ में शिक्षकों की संख्या x थी, अब 2 शिक्षक आ गए, तो अब x प्लस 2 शिक्षक हो गए भैया, तो x 2 शिक्षक आने पे पहले संख्या x थी, अब 2 और आ गए तो x प्लस 2 हो गए बच्चों, तो x प्लस 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा बच्चों, कि क्या कह रहा है 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपए बढ़ गया, 2000 रुपए बढ़ गया, तो भैया नया वेतन, कुल वेतन 2000 बढ़ा है, औसत वेतन नहीं, कुल वेतन 2000 बढ़ा है, तो कुल वेतन जो है वो होगा कितना बच्चों, तथा कुल वेतन 2000 बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपए घट गया, तो औसत वेतन पहले कितना था 1500, अब 50 घट गया, तो वो कितना लेंगे 1450,
भाई 2 शिक्षक आने के बाद तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? पहले x था, अब शिक्षकों की संख्या होगी x + 2। अब इनका औसत वेतन 50 कम हो गया। पहले औसत वेतन कितना था? 1500, अब 50 कम हो गया तो 1450 औसत वेतन इंटू राशियों की संख्या कितनी है? x + 2। शिक्षकों की संख्या अब x नहीं x + 2 है, तो 1400 इंटू x + 2। ठीक है, ये हो गया x + 2 शिक्षकों का कुल वेतन। अब ये जो कुल वेतन है 1450 कोष्टक x + 2, ये शिक्षकों का कुल वेतन है। भाई 2 शिक्षक और आने पे औसत कह रहा 50 कम हो गया, तो 2 शिक्षक और आने पे अब शिक्षक कितने हैं? पहले x थे, 2 और आगे, अब शिक्षक x + 2। x + 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना हुआ कि औसत 50 घट गया, तो पहले 1500 था औसत, अब 50 घट गया तो औसत 1450 इंटू राशियों की संख्या शिक्षकों की संख्या x + 2। ये जो है कुल वेतन 1400 इंटू x + 2, ये बराबर किसके होगा बच्चों कि x शिक्षकों का कुल वेतन कितना है? आरंभ में x शिक्षक जो उनका कुल वेतन 1500 + x प्लस 2 शिक्षक आने पर कुल वेतन में 2000 की बढ़ोतरी हुई, प्लस 2000 करेंगे बच्चों। ये सवाल मैं वापिस समझाऊंगा, अच्छा सवाल था बच्चों ये। अब इसको हल कर लो, केवल x का मान निकालना है इसमें। 1450 को x से गुणा किया 1450x प्लस 1450 को 2 से गुणा किया 2900 बराबर 1500x प्लस 2000। अब 2000 प्लस का उधर गया, 1450 प्लस का इधर है माइनस का, तो 2900 माइनस 2000 बराबर 1500x माइनस 1450x। 2900 में से 2000 गया, पीछे रहा 900 बराबर 1500x में से 1450 गया 50x। अब 50 गुणा में भाग में आया 900/50 बराबर x हो जाएगा। ये 900/50 0 भाग 18। तो भैया आरंभ में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? x आ गया 18। हमने यही माना था, आरंभ में शिक्षकों की संख्या क्या मानी थी? x। तो शिक्षकों की संख्या कितनी आ गई? 18 आरंभ में। हमें पूछ रहा है वर्तमान में शिक्षक कितने हैं? वर्तमान में शिक्षक कितने हैं बच्चों? तो आरंभ में 18 थे, फिर 2 आगे, तो वर्तमान में शिक्षकों की संख्या कितनी है? 20। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपके? 20। आरंभ में 18 थी, ये आरंभ में शिक्षकों की संख्या 18 है बच्चों। फिर वर्तमान में पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है शिक्षकों की वर्तमान संख्या बचाएं। 18 पहले थी, 2 और आगे, तो 18 + 2 शिक्षकों की संख्या कितनी है बच्चों? 20। इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इसका क्या करेक्ट होगा? 20। मैं इसको फिर समझा देता हूं। है गुणा भाग के अलावा जोड़, बाकी गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं, ना तो इसमें कोई सूत्र लगा, ना कोई इसमें ट्रिक है, लेकिन थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरूर मिलाएं घर पे वापिस। कह रहा है बच्चों शिक्षकों की संख्या नहीं दी है, कह रहा है कोई कुछ शिक्षक है उनका औसत वेतन है 1500। तो हमने कहा भाई आरंभ में शिक्षकों की संख्या नहीं दी, हमने लिखा आरंभ में शिक्षकों की संख्या मान ली x, उनका औसत 1500 है, तो आरंभ में शिक्षकों का कुल वेतन कितना होगा? औसत तो है 1500, शिक्षकों की संख्या x, तो 1500 इंटू x, ये आरंभ में संख्या हो गई भैया। अब कह रहा 2 शिक्षक आने पर, तो अब शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? x + 2। कहता 2 शिक्षक जाने पे तो x - 2 ले लेते, आते हैं तो प्लस, जाते हैं तो संख्या माइनस होगी। 2 शिक्षक आने पे शिक्षकों की संख्या x + 2। x + 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा कि औसत वेतन में 50 रुपए घट रहे हैं, घट गए, तो 1500 - 50, ये कितना हो गया? 1450 इंटू शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई? x + 2 होगी बच्चों। भाई औसत वेतन पहले 1500 था, 50 घट गया, तब औसत वेतन 1450 लेंगे। अब 2 शिक्षक नए आ गए, तो अब शिक्षकों की संख्या x प्लस कितनी होगी? 2। तो ये तो जो x + 2 शिक्षकों का कुल वेतन है 1400 इंटू x + 2, ये किसके बराबर होगा कि आरंभ में शिक्षकों का कुल वेतन कितना था? 1500x प्लस 2 शिक्षक आने पे कुल वेतन में औसत में 50 घटा है, कुल वेतन कितना बढ़ा है? 2000 बढ़ा है। तो ये पुराने वाले शिक्षकों का वेतन 1500x प्लस 2 शिक्षक आने पे 2000 बढ़ा है, तो प्लस 2 शिक्षकों का आने पे जो कुल वेतन है 1450 इंटू x + 2, ये आरंभ में शिक्षकों का कुल वेतन 1500x प्लस ये 2000 बढ़ गया, 2 शिक्षक आने पे प्लस 2000 के बराबर होगा। अब इसको हल कर लेंगे। 1450 को x से गुणा किया 1450, 1450 को 2 से किया 29 बराबर 1500x प्लस 2000। अब x वाली संख्या एक तरफ लाओ, साधारण संख्या एक तरफ हल किया, x आ गया 18,
क्या ये करेक्ट आंसर है बच्चों? नहीं, ये तो x जो आई वो शिक्षकों की आरंभ में संख्या आई है, फिर 2 शिक्षक और आगे थे, तो उत्तर 18 नहीं होगा बेटा। 18 प्लस 2 वर्तमान में संख्या कितनी है? 2 18 पहले आए थे आरंभ में, 2 की नियुक्ति पोस्टिंग फिर हुई है, तो अब टोटल वर्तमान में कितने? 18 प्लस 2 20। आंसर इसका 20 आएगा। अच्छा सवाल है बेटा, जरूर मिलाएं। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की जाएगी, ठीक है। अब ये प्रश्न है, ये सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ पहले भी। लड़के कितने हैं? 45। लड़कियां कितनी हैं बच्चों? 30। तो कुल कितने होंगे भैया? जोड़ दिया दोनों को, 75। तो हमें लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, लड़कियों का प्रतिशत। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 30। बटे में हमेशा कुल आता है, कुल कितने? 75, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100। भाई लड़के 45, लड़कियां 30, तो टोटल हो गए, कुल हो गए 75। लड़कियों का प्रतिशत पूछा, लड़कियों की संख्या 30 बटा कुल कितने? 75 इंटू 100। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 3 बार, 3 का भाग 30 में दिया 10, 10 इंटू 4 40%। अब 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछे तो 60 आएगा, और यूं निकालने भी चाहो आप तो भी आसान है। लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कों की संख्या कितनी है? 45 बटे 75। अब प्रतिशत निकालना इंटू 100। 25 से काटा 4, 25 से काटा 3, 3 का भाग 45 में दिया 3 बार, 15 3 45 15। अब इसको 15 इंटू 4, परसेंटेज कितना आ गया बच्चों? 60%। ठीक है, आसान लेकिन अच्छा सवाल है। प्रतिशत में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब इस टाइप का सवाल मैंने कल कराया था, ठीक है ना, क्या भाई 10% आने पर दोनों तरीकों से मैं बता दूं। एक तो मैं ट्रिक, आप लोगों को ट्रिक थोड़ी पसंद है, तो ट्रिक के हिसाब से क्या था, 10% हानि पर 180 रुपए में बेची गई, तो 10% लाभ के लिए कितने में बिकेगी? तो भैया 10% हानि, तो 100 हानि मतलब 100 में से घटा देंगे 10% की हानि, 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। अनुपात कितने में बेचेगी? 180। समानुपात 10% लाभ मतलब 110 में आप कितना बेचेंगे कि x। ये ट्रिक है बेटा, मैं इसको सूत्र से भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें। 10% हानि तो 100 माइनस 10 90, 180 में बेचेगी, अनुपात 180। समानुपात 10% का लाभ तो 110, अनुपात कितने बेचेंगे ज्ञात करना है तो x। वज्र गुणा, माफ कीजिएगा, बाहरी पदों का गुणा, ये समानुपात है। 90 अनुपात 180, समानुपात 110 अनुपात x। समानुपात के सवाल में क्या करते हैं, ये ट्रिक याद रखें, इस तरीके से लिख देना है। फिर इसको हल कैसे करते हैं पता ही हमें, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाहरी पदों का गुणा मतलब 90 इंटू एक्स बराबर 180 इंटू 110। एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? 180 इंटू 110 बटा 90, 0 से 0, 9 का भाग 18 में गया 2 बार, 11 दूना 22, पीछे 0, तो 220 रुपए। ये भैया हमने ट्रिक से कर लिया इस सवाल को। अब इसको सूत्र से भी कर लेंगे। 10% की हानि है तो 100 में से घटा देंगे हानि, लाभ होता तो जोड़ देते, तो 100 माइनस 10 90, अनुपात 180। कल ये ट्रिक बताई थी, इस टाइप का सवाल कल आया था, आपको याद हो तो। और 10% लाभ के लिए, लाभ मतलब 110, कितने बेचें तो x। बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा होता है, हमने हल कर दिया, x का मान आ गया 220। इसी सवाल को सूत्र से करें तो भी आसान है बेटा। सूत्र से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत, तो पहला क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर वापिस विक्रय मूल्य। ध्यान दें, हमें दिया है हानि प्रतिशत, वो दिया है 10%, और विक्रय मूल्य दिया है 180 रुपया। तो भैया क्रय मूल्य दिया होता है, विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100, लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य 180 इंटू 100 बटे 100 माइनस हानि 10, 180 इंटू 100 बटे 90, 90 का भाग 180 में 2 बार। क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपया। क्रय मूल्य अब आपके 200 रुपये आ गया बच्चों, और लाभ प्रतिशत कितना आया बच्चों आपके? 10%।
अब क्रय मूल्य दिया तो हमें कितने में बेचे वो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य दिया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू लाभ है इस बार, तो 100 प्लस लाभ होता है, हानि होती तो 100 माइनस हानि, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, सॉरी 100 200 इंटू 100 प्लस लाभ 10 है तो प्लस बटा 100, 200 इंटू 110 बटा 100, 20 220 रुपए, ये आपका आंसर। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, 220 रुपए। तो हम लोगों ने ट्रिक से भी कर दिया और क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सूत्रों से भी कर लिया। अब ये प्रश्न, ये भी कल जो हमने अंकित मूल्य वाला सवाल निकाला था वैसा ये अच्छा सवाल है बच्चा, इस सवाल को कृपया आप समझें। कह रहा अभिनव किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर एक वस्तु खरीदता है, 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है, उस वस्तु को 650 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। 650 रुपए बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अभिनव जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर, ठीक है ना, वह वस्तु खरीदता है, उस वस्तु को फिर वो 660 रुपए में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यह हमें पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, चलिए ध्यान दें, कह रहा है उस वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। पहले इस लाइन को पकड़ो, 660 रुपए में बेचने पे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, अगर 660 में बेच रहा है बच्चों वो, और लाभ प्रतिशत कितना है 10%, लाभ प्रतिशत कितना है 10%। भैया याद रखें, अगर हमें क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य। ये बेचने का कह रहा है, विक्रय मूल्य दिया 660, हम यहां क्रय मूल्य निकाल देंगे वस्तु का, तो क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हानि है तो 100 माइनस हानि %। विक्रय मूल्य 660 इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ 10, ये 110 हो जाएगा। 660 इंटू 100 बटे 110, 0 का 11 भाग 66 में 6 बार। क्रय मूल्य कितना आ गया वस्तु का 600 रुपए। इसका मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 600 रुपए, अभिनव ने उस वस्तु को खरीदा कितने में कि 600 रुपए, बेचा तो कितने में 660 में, और 10% का लाभ लेता है, तो खरीदा कितने में, इसका मतलब 600 में। ठीक है, अब कह रहा अभिनव किसी वस्तु पर 25% छूट प्राप्त करता है। छूट कितनी प्राप्त करता है, 25% छूट प्राप्त करके वस्तु 600 में खरीदता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है बच्चों, अंकित मूल्य निकालना में विक्रय मूल्य दिया है, ये यूं तो वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन अभिनव के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ ना, ये वस्तु अभिनव के लिए विक्रय मूल्य हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं विक्रय मूल्य अपने कितने निकाल, ये बच्चों अभिनव ने खरीदा तो अभिनव के लिए तो जो है क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए, अभिनव को जिसने बेचा दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ ना, दुकानदार के लिए तो क्या हुआ बच्चों, विक्रय मूल्य। क्योंकि अभिनव क्या कह रहा है, अभिनव के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अभिनव किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, वो कितने में खरीदी हमें नहीं पता, लेकिन उसको 660 रुपए में बेचता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है।
ठीक है। तो वो खरीदी कितने में भैया, उसका क्रय मूल्य निकाल 600। इसका मतलब वो अंकित के घर पे 600 में पड़ी, तो दुकानदार ने उसको कितने बेची 600 में, विक्रय मूल्य 600। छूट प्रतिशत कितना है बच्चों 25। तो भैया अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है, अंकित मूल्य पूछा है वस्तु का, अंकित मूल्य बराबर होता है, अगर विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है 600 इंटू 100/100 माइनस छूट कितनी है 25। 600 इंटू 100/75। काटो इसको, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 3 बार, 3 का भाग इसमें दिया 20, मतलब 200। 200 इंटू 4, वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए हो गया बच्चों 800 रुपए। तो कल हमने इसी तरीके का कल एक सवाल किया था टेस्ट पेपर में, याद हो तो, ठीक है ना, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों चीजें थी। आज भी एक इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं जिसमें हमें पहले विक्रय मूल्य दिया 660 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य निकाल दिया। ये जो 600 रुपए क्रय मूल्य है, ये एक प्रकार से अभिनव को जिस दुकानदार ने बेचा उसके लिए विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ दुकानदार के लिए 600, छूट कितनी दे रहा है वो 25%, अंकित मूल्य निकाल लिया हमने सूत्र में रख के 800 अंश वरिष्ठ का, बिल्कुल करेक्ट। कई बच्चों ने इसका जवाब दिया है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा सवाल था। कल भी इस टाइप का सवाल था। इन सवालों को करें, आपसे यहां सवाल टेस्ट में नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, इन सवालों को बेटा घर पे दोबारा हल करें, ताकि ऐसा सवाल अपने दोबारा गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आता है तो। रमेश और सुरेश किसी काम को 20 व 30 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति है रमेश और सुरेश, किसी काम को 20 दिन में करते हैं। सुरेश ने अकेले 5 दिन तक काम किया, सुरेश ने अकेले 5 दिन तक काम किया बच्चों। शेष काम रमेश अकेले कितने दिन में कर सकेंगे? तो सुनिएगा, सुरेश द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, सुरेश द्वारा 5 दिन में कितना कार्य किया जाएगा कि रमेश और सुरेश का काम है 20 और 30 दिन का। तो भैया सुरेश का 1 दिन का काम कितना, रमेश का 1 दिन 20 दिन है, रमेश 20 दिन में करता है 1 दिन का कार्य 1/20, सुरेश 30 दिन में करता है 1 दिन का कार्य 1/30 है। 1 दिन का काम 1/30 है, 5 दिन में कितना करेगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 से कटेगी 1/6 बार। सुरेश का 1 दिन का काम 1/30 है, 5 दिन सुरेश अकेला काम कर रहा है, तो 5 दिन का काम कितना होगा इंटू 5, 5 से काटा 30 को 6, 1/6 भाग कर दिया। तो शेष काम कितना रहेगा बच्चों, शेष कार्य कितना रहेगा? कुल कार्य को सदैव 1 मानते हैं, 1 में से 1/6 घटाओ। अब 6 में से 1 घटाओगे तो पीछे, मतलब 6 में से 1 दिन का काम किया हुआ है, 1/6 मतलब 6 में से 1 दिन का काम किया, 1 में से 1/6 घटाएंगे तो 5/6 भाग रहेगा शेष कार्य। यूं नहीं आता है तो आप बटे में 1 लेके भिन्नों की लसब ले लो, 1 और 6 का 6 और फिर घटा दो, शेष भाग कितना रहेगा 5/6। तो शेष कार्य को कौन कर रहा है भैया? रमेश अकेला कर रहा है। शेष कार्य को रमेश अकेला करने में लेने वाला समय, शेष जो कार्य है वो रमेश अकेला करेगा तो वो कितना समय लेगा बच्चों कि शेष कार्य कितना 5/6, इसमें रमेश का 1 दिन का कार्य कितना 1/20 का भाग देंगे, तो 5/6 इंटू भिन्नों के भाग में क्या होता है, पहली भिन्न वैसी वैसी, दूसरी भिन्न उलट जाती है 20/1, ठीक है। 5 इंटू तो ये आ गया 100/6, ठीक है। ये आ गया 50/3, ठीक है, 50/3 या 16 सही 2/3 दिन, ठीक है। 16 सही 50/3 बिल्कुल सही जवाब है बेटा, या 16 सही 2/3 दोनों एक ही बात है, इससे ज्यादा ये फाइनल आंसर करेक्ट है। रमेश देखो रमेश और सुरेश 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। सुरेश 1 दिन का काम 1/30 करेगा, 5 दिन में कितना करेगा 1/30 इंटू 5 1/6 बार। शेष कार्य कितना होगा, कुल कार्य 1 होता है, उसमें से 1/6 घटाया 5/6 रहा। शेष कार्य को रमेश अकेला करने में समय कितना लेगा कि शेष कार्य 5/6, इसमें रमेश 1 दिन का काम कितना कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, 1 दिन का कार्य 1/20 का भाग दिया, ये आ गया।
अच्छा सवाल था बेटा समय कार्य का। अगला सवाल है, रेलगाड़ी का सवाल है। इसमें हमें ट्रेन की लंबाई पूछी बच्चों, ट्रेन की लंबाई पूछी। जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। ट्रेन की लंबाई पूछी तो हमने कहा भाई माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी? x मीटर। कह रहा है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जो चल रहा है उसको 48 सेकंड में पार करती। कितने सेकंड पार करती भैया? 48 सेकंड में पार करती है। तो उस ट्रेन की लंबाई क्या? पहले तो बताओ, आदमी की लंबाई ट्रैक के साथ साथ कुछ होती है क्या बच्चों? नहीं होती, इसलिए दे भी नहीं रखी है। तो दूरी क्या होती है बच्चों? दूरी मैंने बताया, दूरी सदैव मीटर में दे रखी होती है। दूरी 1 है तो 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों की लंबाई का योग लेते हैं। तो दूरी यहां 1 ही होगी ट्रेन की लंबाई, वो बराबर हमने कितनी मान ली बच्चों? x मीटर। ठीक है, वो हमने मानी x मीटर। तो दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर ही होगी, क्योंकि आदमी की लंबाई नहीं होगी और ना दे रखी है तो बस हमें लेना ही नहीं है। आदमी की लंबाई नहीं हो रही है। अगर कोई दूसरी ट्रेन होती तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ले लेते, या ट्रेन के साथ कोई गुफा प्लेटफॉर्म सुरंग होती तो उसकी लंबाई का योग ले लेते। दूरी 1 होती तो 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़। आदमी को पार कर रही है ट्रेन तो केवल ट्रेन की लंबाई मायने रखेगी, आदमी की लंबाई होती भी नहीं, देव भी नहीं रखी। तो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। दूरी हो गई। अब बात करते हैं बच्चों हम चाल की। चाल जो है, चाले 1 है 2 है बच्चों? चाले यहां 2 है, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही, सापेक्ष चाल है। 2 चालें लेते हैं तो हम कौन सी चाल लेंगे बच्चों? सापेक्ष चाल। और समान दिशा में, क्या कह रहा है बच्चों? समान दिशा में जा रहे हैं दोनों, व्यक्ति और ट्रेन। समान दिशा में चालों का योग लेते हैं, चालों का अंतर लेते हैं। अंतर 2 चालें जब दे रखी होती है तो सापेक्ष चाल लेते हैं। सापेक्ष चाल में क्या करते हैं? समान दिशा में तो दोनों चालों का अंतर लेते हैं, विपरीत दिशा में आमने सामने तो दोनों का योग लेते हैं। घटाया, ये आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो इस सबको किससे गुणा करेंगे बच्चों? 5/18 से। 3 से काटा 6 बार, इसको 3 से काटा 5 बार, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, समय दे रखा है कितना है? 48 सेकंड। अब अपने पास तीनों चीजें दे रखी है बच्चों। समय अपने को कितना दे रखा है? 48 सेकंड। प्रश्न में दिया हुआ 48 सेकंड में आदमी को पार करती। भैया मुझे एक चीज बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी है बच्चों? x मीटर। x बराबर चाल कितनी है? 25/6। समय कितना है? 48। 6 का भाग दिया इसमें 7 बार, 8 बार, सॉरी 8 संग 48। x कितना हो गया? 25 × 8 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी बच्चों? 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछी थी, उसको x मान लिया। अब आदमी को पार करी तो आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं है, प्रश्न में दे भी नहीं रखी, तो दूरी 1 ही लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई वो कितनी? x। सापेक्ष चाल, चालें 2 है, ट्रेन और आदमी दोनों की। 1 चाल है तो 1 लेते हैं, 2 है तो सापेक्ष चाल लेते हैं। समान दिशा में है तो सापेक्ष चाल में क्या करते हैं? दोनों का अंतर। ये समान में तो अंतर ले लिया, 40 और 25 का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 से गुणा किया, 3 से काटा तो ऊपर 25 नीचे 6, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड पार करता है? प्रश्न में दिया 48 सेकंड। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी x, चाल है 25/6, समय 48, 6 का भाग 48 दिया 8, 25 × 8, ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। बढ़िया सवाल था बेटा। चलिए अब अगला सवाल। इसमें ध्यान दें बेटा, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 है। कह रहा ब्याज की दर में 3% की वृद्धि करें। मूलधन कितना है बच्चों? 800, समय है 3 वर्ष। यहां ब्याज की दर 3% नहीं है, ये हमें नहीं दिया हुआ है कि 800 रुपए जो 3 वर्ष में 920 हुए हैं वो किस दर से हुए हैं। दर हमें नहीं दे रखी है, 10 है, 15 है, 20 है, वो दर हमें नहीं दे रखी है। हमें सीधा कहा है कि किसी भी दर से मान लो 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए होंगे। हमें कह रहा है
यदि ब्याज की दर में 30% की वृद्धि करें तो मिश्र धन क्या होगा? तो भैया वृद्धि करने पर दर में 3% की वृद्धि करने पर ब्याज में वृद्धि कितनी होगी बच्चों, वो देख लें। सीधा ही ब्याज में वृद्धि निकाल लें। भैया दर पहले जो थी उससे 3% बढ़ा ली तो ब्याज में भी बढ़ोतरी होगी। दर बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। वो ब्याज में बढ़ोतरी कितनी होगी? मूलधन, साधारण ब्याज का सूत्र क्या? मूलधन 800 समय 3 इंटू दर में वृद्धि कितनी की? 3 की बटा 100 मूलधन टू दर इंटू समय 2 0 से 2 0 8 इंटू 3 तरी 9 72 रुपए की ब्याज की वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहा अब नया मिश्रधन क्या होगा? तो भैया नया मिश्रधन क्या होगा बच्चों कि 920 रुपए पहले मिश्रधन था, लेकिन अगर दर 3% बढ़ा लो तो ब्याज भी कितने रुपए बढ़ेगा? 72। तो 320 और 72 कितना? 920 और 72 कितना हो गया? 992 रुपए। तो हमें यहां सीधा ही ध्यान रखना कि भैया दर बढ़ाने पे ब्याज में कितनी वृद्धि होगी कि दर उतना परसेंट हम लोग, मूलधन वही 800 समय 3 दर 3% बढ़ाया तो 3 बटा 100 72 रुपए की वृद्धि होगी। तो नया मिश्रधन कितना होगा? पुराना 920 72 की वृद्धि हुई है तो जोड़ दिया 992। यह अलग टाइप का सवाल लेकिन अच्छा सवाल था। ये जो प्रश्न है बच्चों 15वां सवाल, इसके अंदर आप लोग इसको ऑप्शन से ही करें। चारों आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आता ही है बच्चों। आप लोग क्या करें? चारों ऑप्शन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। जिसका चक्रवृद्धि ब्याज 82 हो वही ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए आपको 800 दे रखा है तो भैया 800 का निकालें चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है? 800। दर 5% है, समय 2 वर्ष है। 5 वर्ष है दर तो कितना लेंगे? 105 बटे 100 और 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा करेंगे 105 बटे 100। मूलधन कितना है? 800। दर 5% है, समय 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता बच्चों, ये क्या आता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। बराबरी आ जाएगा। काटा इसको 21 बटे 20, इसको काटा 21 बटे 20। 2 0 से 2 0 के 2 दूनी 4, 4 का भाग 8 में दिया 2 बार। ये हो गया 2 इंटू 21 441 घटाया, सॉरी गुणा किया तो 482। ये मिश्रधन आया बच्चों। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है बच्चों? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 482 माइनस मूलधन, 882 माइनस मूलधन। प्रश्न में कितना दिया है? सॉरी ऑप्शन ए के हिसाब से मूलधन कितना? 800 घटाया चक्रवृद्धि ब्याज 82। अरे यार ये तो आ रहा है ऑप्शन ए में ही 82, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 82 नहीं आता ऑप्शन बी चेक कर लेते। ऐसे ऑप्शन से करेंगे तो वो ज्यादा सटीक रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया। मैथ्स के सवाल हो गए, अब रीजनिंग के सवाल। प्रश्न है अगला, कह रहा है फेड FADE रोहित कह रहा ऑप्शन का। अरे जब टेस्ट पेपर दोगे आप ऐप पे टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब रोहित हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्य केतु का जो ऐप है जिसका लिंक भी दे रखा कमेंट बॉक्स में, उस पे हम लोग डेली टेस्ट पेपर देते हैं बेटा। उन टेस्ट पेपरों को यहां हल करा रहे हैं एक्चुअली। तो रोहित वो आप लोग टेस्ट पेपर जरूर दें बेटा। चलिए, और एग्जाम में भी आपका ऑप्शन तो आएगा। प्रश्न है, यदि फेड FADE को 3854 कोड में लिखा जाता है, कोड में क्या लिखते हैं? 3854, तो गेज GAGE को कैसे लिखा जाएगा? इसका मान बताएं बेटा, इसका आंसर क्या होगा वो बताएं कृपया। चलिए अब आगे ध्यान दें।
यदि FADE को 3854 कोड में लिखा जाता है तो गेज को कैसे लिखेंगे भैया? पहले तो आप देखें FADE, F मतलब कितना होता है बच्चों? 6, A मतलब 1, D मतलब 4, E मतलब 5। ठीक है, तो अगर हम इसके वर्ण लें तब तो ये मैच नहीं कर रहा है। अब अगर इसके उल्टे ले लें भैया हम लोग, उल्टा मतलब छह, 1, 4, 5, ये तो हमें नहीं आ रहा। उल्टा, उल्टा एक बार देख लेते हैं बच्चों। उल्टा का मतलब है एक ही जगह अगर हम लोग Z लें तो Z मतलब कितना होगा? 27, 7 और 1 8। D की जगह अभी मैं बताऊंगा आपको, D की जगह अगर हमने ले लिया V मतलब 22 में 1 जोड़ दिया, E का 5 एवरी। देखें इसमें क्या कर रहा है बच्चों, काफी एडवांस सवाल दिया इसने। अगर आपको पता हो तो एक चीज मैंने बता रखी थी, ABCD EFGHIJKLM इस तरीके से लिखते हैं। फिर इधर से लिखते हैं NOPQRSTUVWXYZ। मैंने बताया बेटा किस तरीके से लिखेंगे। फिर हम मैंने क्या बताया, एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इधर से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लिखते हैं बच्चों। तो यहां क्या कर रहा है बच्चों, ये ऐसा क्यों लिखते हैं? इधर इससे हमें यह भी पता चल जाता है, यह सवाल बड़ा ही अच्छा दिया है कि भैया एक ही जगह Z ले लेता है, मतलब आगे से पहले नंबर A उसकी जगह पीछे से पहले नंबर Z लिया, आगे से दूसरे नंबर B उसकी जगह पीछे से दूसरे नंबर अपना Y ले लेता है। तो F की जगह इसने क्या लिया भैया? U। A की जगह क्या लिया इसने? Z। समझना बेटा इस सवाल को। D की जगह इसने क्या लिया? W। और E की जगह इसने क्या लिया है? V। अब इनसे संबंधित संख्याएं लिखो आप। इनसे संबंधित संख्याएं अगर हम लिखें तो U मतलब कितना होता है? 21। Z मतलब कितना होता है बच्चों? 26। W मतलब कितना होता है? 23। V मतलब होता है 22। इनके अंकों को जोड़ो, 2 और 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 2 और 6 जोड़ा 8 आया, 2 और 3 जोड़ा 5 आया, 2 और 2 जोड़ा 4 आया। तो यहां G का उल्टा क्या होगा बच्चों? T। तो T लिया। A का उल्टा Z, G का उल्टा T, E का उल्टा V। अब हम क्या करेंगे बच्चों? T कितने नंबर होता है? RST, T 20 नंबर होता है भैया। Z कितने नंबर होता है बच्चों? 26। T कितने नंबर होता है भैया? 20। V कितने नंबर है? 22। अंकों को जोड़ो तो आंसर क्या? इनके अंकों को जोड़ना है तो 2 और 6 हो गया 8, 2 और 0 2, 2 2 4। उत्तर आ गया 2 8 2 4। ठीक है, 2 8 2 4। अरे आप जो ये कमेंट्स करते हैं कृपया फालतू कमेंट ना करें कि सर एग्जाम कब होगा। बेटा आपको जितना पता है उतना हमें पता। आधिकारिक चीज क्या है कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं बता सकता बेटा, आप समझें बात को। जिस दिन आपका ज्वाइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आ जाता है, जो आप अपना सेना भर्ती रैली की ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा ज्वाइंट इंडियन आर्मी, उस पे आ जाता है, वही 100% सच है। या आपका जो संबंधित लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहां अपना आप आ जाएगा, या ARO के बाहर नोटिस लग जाएगा, उसी को आप तथ्यात्मक माने। अभी तक कोई सूचना नहीं कि एग्जाम सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, कितनी तारीख को होगा। ठीक है, हाँ सितंबर में एग्जाम अब मुश्किल ही लग रहा है,
अक्टूबर का ज्यादा मान के चलें। तो आंसर इसका आगे ये क्या किया हमने, ये इस तरीके से लिखना भी सीखें। कई बार इसका उल्टा ले लेता है, इसने एफ का उल्टा ये यू, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा ई ले लिया, इन ये कौन से नंबर है वो ले लिए और उनके अंकों को जोड़ दिया। तो काफी अच्छा सवाल था ये। हर एक वर्ण से संबंधित उल्टा जो वर्ण है वो लेके उसकी जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ दिया। काफी अच्छा सवाल था। प्रश्न है बच्चों अगला, रक्त संबंध का। एक व्यक्ति का परिचय देते एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला क्या कह रही है, जो व्यक्ति की पत्नी है वो कह रही है, महिला कह रही है उसकी पत्नी जो है, उस पुरुष की पत्नी मेरे पिताजी, महिला क्या कह रही है कि मेरे पिताजी, महिला कह रही है पुरुष के बारे में कि उसकी जो पत्नी है वो महिला कह रही मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब पिताजी की इकलौती पुत्री, पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो महिला स्वयं होगी बच्चों। अब जो व्यक्ति का परिचय देते कहा, महिला ने कहा उसकी जो पत्नी है, मतलब उस व्यक्ति की जो पत्नी है बच्चों, उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो महिला कह रही मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मतलब व्यक्ति और महिला के बीच में संबंध क्या हुआ बच्चों, पति पत्नी वाला हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये आपस में पति पत्नी हो गए। अब इसमें पहले किसका नाम दिया है, तो बताओ उस व्यक्ति का, पहले नाम व्यक्ति का दिया है कि व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। तो व्यक्ति कौन है भैया, पति। आंसर क्या आएगा, पति। और अगर कहता उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है तो क्या कहते, पत्नी। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने लिखा हस्बैंड पति, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। हर एक सवाल को करें बेटा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इनका जो टेस्ट पेपर का लिंक है वो हम डेली भेजते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल है बेटा, चलिए मेरठ से दिल्ली के बीच आखिरी बस रात 10 बजे छूटती, रात 10 बजे छूटती, मेरठ से दिल्ली के लिए रात को 10 बजे छूटती। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समय अंतराल पर छूटती, हर 3 घंटे पर छूटती है और कुल 6 बसें हैं, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी। अरे तो व्यवहारिक चीज है, रात को 10 बजे कौन सी बस छूट रही बच्चों, 6 बसें हैं टोटल, रात 10 बजे छठी बस छूट रही, तो 5वीं बस कितने बजे छूटेगी, शाम 7 बजे। शाम को कह सकते हो, शाम को 7 बजे भैया, 3-3 घंटे के अंतराल पे छूट रही है ना, शाम 7 बजे। तो चौथी बस कितने बजे छूटेगी, शाम 4 बजे, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कौन सी बस दिल्ली के लिए, तीसरी बस। तो तीसरी बस कब छूटेगी, दोपहर 1 बजे, दोपहर की 1 बजे छूटेगी बच्चों। अलग टाइप का सवाल है लेकिन है आसान। भैया 6 बसें हैं, हर एक बस 3-3 के अंतराल पे छूटती है, तो पहली बस जो लास्ट बस है वो 10 बजे छूटती। कह रहा है आखिरी बस रात 10 बजे छूटती, 6 बसें, छठे नंबर ये 10 बजे छूटी, ठीक है। मैं दिल्ली आखिरी रात 10 बजे छूटती थी, प्रत्येक बस 3 घंटे अंतराल छूटती तथा कुल 6 बसें। तो 5वीं बस कितनी छूटेगी, 3 घंटे पहले 7 बजे। चौथी बस कितने बजे छूटेगी, 4 बजे, 3 घंटे पहले 4 बजे। तीसरी बस कब छूटेगी, दोपहर 1 बजे। 4 बजे आंसर नहीं होगा बेटा, 1 बजे होगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, दोपहर 1 बजे तीसरी बस पूछ रहा है। अब ये प्रश्न आसान है बिल्कुल। भारत, चीन, भारत और एशिया, तो आंसर बी होगा बच्चों। एशिया है, एशिया के अंदर 2 देश है, चीन और भारत, लेकिन ना तो भारत के अंदर चीन है ना चीन के अंदर भारत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब अगला सवाल, अब वो आकृति बतानी है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, जो अन्य तीनों से क्या हो बच्चों, भिन्न हो, ठीक है। अब इसमें देखो
इस टाइप के सवाल में कई बार दो दो ऑप्शन भी हमें सही नजर आते हैं। एक तरीका तो देखो, एक ऑप्शन ये भी होता है, इसमें दो तरीके से मैं बता सकता हूं। एक ऑप्शन ये, डी ऑप्शन ऐसे मान सकते हैं, मान लो एक तरीके से। कैसे? बाकी तीनों में सब बंद आकृतियां हैं, लेकिन ऑप्शन डी वाली खुली आकृति है। और तो इसको डी ऑप्शन भी ऐसे सही मान सकते हैं। कई बार इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और यूं देखें तो सी ऑप्शन भी सही आकृतियां हैं, क्योंकि बाकी सभी में समान आकृतियां हैं, ऊपर नीचे छोटी बड़ी का अंतर है, बाकी सभी में समान है, इसमें असमान है। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, तो भैया ऑप्शन सी करेक्ट। ये क्या है? त्रिभुज, ये है वर्ग। तो दोनों आकृतियां अलग हुई कि नहीं हुई? ऐसे भी ले सकते हैं, यूं भी ले सकते हैं। डी ऑप्शन भी कई बार इसमें सही हो जाता है, ठीक है, तो वो देखना पड़ता है, इसमें कई बार थोड़ा दिक्कत हो जाता है बेटा। चलिए, तो आज का टेस्ट हमने हल कर दिया बच्चों। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जीके वाले सर का कोई एग्जाम था, तो वो एग्जाम देने गए हैं, तो वो आज के लिए ऑनलाइन क्लास है। जीके की आज की जो क्लास है वो ऑनलाइन 1 से 1.5 की वो नहीं हो पाएगी। हाँ, साइंस की जो क्लास है 1.5 से 2 वो आज हो पाएगी, कल से वापिस वो सारी क्लासें चलती रहेगी। क्लासेज का टाइमिंग क्या मैं फिर बता देता हूं, 11:45 से 12:45 तक 1 घंटे डेली में मैथ्स रीजनिंग का जो टेस्ट पेपर है वो हल करवाता हूं। कई बच्चों का भी पता ही नहीं टेस्ट पेपर का, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या हमारे कमेंट बॉक्स में अपना इसका लिंक दे रखे हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक दे रखे हैं, उस पर आप क्लिक करें, ऐप से जुड़ें। डेली निःशुल्क टेस्ट पेपर एक दिया जाता है, उस टेस्ट पेपर को हल करें। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी उस पर खूब सारे डाले हुए हैं, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट करें बेटा। और अगले दिन हम टेस्टों को डेली हल करवाते ही हैं बच्चों। अच्छा, तो 11:45 से 12:45 तो मैथ्स की क्लास है बच्चों, फिर 15 मिनट का ब्रेक है। 1 से 1.5 बजे तक जीके का टेस्ट पेपर हम लोग हल करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, और 1.5 से 2 साइंस है। तो आज जीके की क्लास ऑफ रहेगी 1 से 1.5 बजे से साइंस की क्लास तो आज चलेगी, और कल से वही क्लासेज अपना, ठीक है। धन्यवाद।